हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी। माय नेम इज प्रद्युम्न और आज हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट मतलब कनिष्ठ लेखाकार की जो परीक्षा होने वाली है सितंबर में। ये नोटिस में बताया गया है कि सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। और अभी जब हम जिस सिलेबस की चर्चा करेंगे वो है कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। लेटेस्ट इसका कोई भी सिलेबस आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। जो 2013 का जो सिलेबस आपका रहेगा वही सिलेबस, उसका 90% पार्ट आप मेरी माने तो समझ लें कि 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाला है। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। इसमें कुछ सिलेबस में चेंजेस होने का कोई सिस्टम है नहीं। उसके बाद आपका जो सिलेबस आता है वो जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड मतलब कॉमर्स से रिलेटेड आपका जो सिलेबस रहेगा वो आएगा, और उसमें भी कुछ एक आध जो टॉपिक्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी आप मान के चलिए कि 90 to 95% सिलेबस सेम रहने वाला है, और आप ये भी मान सकते हैं कि सिलेबस में कोई भी चेंज रहे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिए जाएंगे या पूरा की पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा। तो पूरा सिलेबस चेंज होने से रहा, इसलिए अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है अभी भी, तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पहले तो मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी ने इसकी परीक्षा ली है 2013 में, लेकिन इस बार इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आरएसएस भी लेने वाला है। अच्छी बात यह है कि आजकल अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ रहे हैं और उनकी एग्ज़ाम्स भी टाइम पर हो रही हैं। तो ये आप मान के चलिए कि लगभग पूरे चांसेस हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में करवा ली जाएगी। अभी हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं डिटेल में। सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं, कौन से पढ़ने हैं। इसके बाद में हम एक वीडियो में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ये सब जितना भी सिलेबस में आपको दिया है वो पढ़ना कहाँ से है आपको। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं सिलेबस। नाउ सबसे पहले ये तो हम देख ही चुके हैं कि अभी जो ये पेपर होने वाला है वो आरएसएस भी लेने वाली है। आपकी भर्ती का नाम है कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, और यहाँ पे जो सिलेबस दिया है ये ऑफिशियल सिलेबस है जो 2013 में जिसके बेसिस पे एग्जाम हुई थी। नाउ इसमें दो पेपर होने वाले हैं आपके। पहला पेपर होगा और फिर उसके बाद दूसरा पेपर होगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट में पहले पेपर में आपको आएंगे हिंदी, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25 और अधिकतम अंक होंगे उसके 75। तो ये 75 आता है मल्टीप्लाई 3 करने के बाद। इसका मतलब एक जो क्वेश्चन होगा उसके मैक्सिमम 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, राइट। उसके बाद हिंदी के 25 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए जो 75 मार्क्स के होंगे। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, अब यहाँ स्पेशलाइज आपको लिखा हुआ है कि राजस्थान के संदर्भ में, तो मतलब राजस्थान की जीके इसमें आने वाली है। तो 25 क्वेश्चन भी इसके रहेंगे। दैनिक विज्ञान जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह से, तो उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स रहेंगे। मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, 75 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो जनरल आपके कंप्यूटर की जीके पूछी जाती है उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही सबको आप अगर मिला लें 75 मल्टीप्लाई बाई 6 अगर आप यहाँ पे मिलाएं तो 450 मार्क्स के ये टोटल नंबर इसके हो जाते हैं और 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नोट में इन्होंने ये लिखा है कि गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, तो ये हो गया हमारा गणित और दूसरा हो गया हमारा कंप्यूटर। तो ये इन्होंने बोला है कि ये दोनों पेपर होंगे ये 12th के बेसिस पे होंगे। मतलब इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वैसा रहेगा। हालांकि मैं और आप दोनों जानते हैं कि इसका जो लेवल है वो थोड़ा टफ ही रहने वाला है, टफ रहता है। और इसके अलावा प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो बाकी जो पेपर होंगे वो उसी तरीके से आने वाले हैं। ये 10th लेवल तक के रहेंगे और बाकी के 12th लेवल तक के रहते हैं।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर, जिसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके अधिकतम अंक होंगे 400 450। टाइम की हम अगर बात करें तो टाइम इसमें आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेपर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। पहला है वही खाता, मतलब बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम। इसमें भी उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स आपकी रहेंगी। 6 अगर आपको पॉइंट में टॉपिक दे रखे हैं और वही 75 मार्क्स का हर इसमें एक टॉपिक रहेगा, तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 450 और क्वेश्चंस आपके वही हो जाएंगे 150। और इसमें भी आपको टाइम सेम दिया हुआ है, मतलब 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक हमारा पहला है वही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखाकरण। दूसरा है व्यवसाय पद्धति। तीसरा है लेखा परीक्षा। चौथा है भारतीय अर्थशास्त्र, मतलब इंडियन इकोनॉमी। ओके, अभी इसके बाद राजस्थान सेवा नियम खंड 1 फर्स्ट पार्ट में से अध्याय 2, अध्याय 3, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16, तो हमको ये चैप्टर्स उसमें से देखने। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1981, और ये आपको चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए। तो ऐसे 75 मिला के आपके 450 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और टोटल नंबर्स में देखें तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर में आपको 2.5 घंटे का पेपर करना है। उसके बाद आपको वापस से एक 2.5 घंटे का पेपर होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड आपका रहेगा। अभी इसमें बोला है ना, क्रम संख्या 5 व 6 पर उल्लिखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा। मतलब 5वां और 6वां क्या हो गया, 5वां 6वां ये हो गया राजस्थान सेवा नियम खंड 1, और इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं, और 5वां ये हो गया और 6वां ये हो गया। तो ज्वाइनिंग रूल्स, और ये है खंड अध्याय 1 2 3 4 5 6 14 एवं 17, ये दोनों आपको दिए हैं। तो सेवा नियम और ये दोनों, इन दोनों का जो लेवल रहेगा, उनका लेवल रहेगा स्नातक स्तर का। इन दोनों के अलावा जितने भी हैं, जैसे वही खाता है, लेखाकर्म है, व्यवसाय पद्धति है, लेखा परीक्षा है, भारतीय अर्थशास्त्र है, तो बाकी के बचे 2 ये नियम है, इनका कोई लेवल नहीं होता है, ये लिखे हुए हैं और आपको इनमें से ये सब पढ़ने होंगे। इसकी हम आगे बात करेंगे बाद में कि आपको ये कहाँ से पढ़ने हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड की जाएगी। अभी हम सिर्फ सिलेबस को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जितना भी वही खाता, लेखाकर्म, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, ये सब का जो लेवल रहेगा, ये आपके ग्रेजुएशन का जो लेवल रहता है उस तक का इसका लेवल रहने वाला है। नोट में आपको क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। ये हम देख चुके हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है। 150 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके जो नंबर हैं वो 450 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हर जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का यहाँ पर हो गया। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और अगर आप उसको रॉन्ग कर देते हैं तो आपको 1 नंबर उसमें से काटा जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं। आप कोई भी उत्तर चिन्हित नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, वो 0 माना जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया शॉर्ट में इन्होंने सिलेबस जो बता दिया। अभी जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फर्स्ट पेपर है, हमने अभी डिस्कस किया, तो ये फर्स्ट पेपर था। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी का। हिंदी में हम एक बार ये पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपको दे रखा है। पहला हमें दिया है संधि एवं संधि विच्छेद। दूसरा है सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय। चौथा हो गया पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द भी हम इसे कहते हैं, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। उसके बाद शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। उसके बाद वाक्य, जैसे शब्द शुद्धि वैसे ही वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। नेक्स्ट हमें दिया है वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग। उसके आगे क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रियाएं। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, 1 वर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा वो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और उसके बाद अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। तो कॉमर्स से रिलेटेड आपके जो रहेंगे
या ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड्स रहते हैं उनका आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है, या हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी भी आपसे पूछा जा सकता है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, तो ये वाइस वर्सा रहेगा। आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया रखा होगा और उसको आप हिंदी में आपसे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या आपको हिंदी में एक सेंटेंस दिया होगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान, और कार्यालयीय जो पत्र होते हैं इनसे संबंधित ज्ञान आपको पूछा जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पॉइंट के लिए मैं आपको बता दूं, कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान हमने हमारे इसी चैनल पर प्रेडेजी पर कुछ वीडियो डाली थी। कुछ साल पहले एक एग्जाम हुई थी ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर की, जो एग्जाम हुई थी जिसके अभी अभी रिजल्ट आ चुके हैं और उनके इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने ACF के लिए इसी तरीके से ऑफिशियल आपसे लेटर्स, एसेज वगैरह बाकी सारी चीज़ें, टेंडर नोटिस और ये सब पूछा गया था, और इसकी लिंक आप चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको डाल के और पिन कर दूंगा। बाकी आप वीडियो सेक्शन में जाके ACF एंड FRO की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कार्यालय पत्रों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो उनको डिटेल में पढ़ाना, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, कार्यालय पत्र कैसे होते हैं, उनका क्या फॉर्मेट रहता है वगैरह वगैरह। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और कई सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं। तो आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान जो है उनके क्वेश्चंस और उसको डिटेल में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश के सिलेबस में भाई क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। एक ब्रेक लेकर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके इस एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में जितनी भी इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश तो मैं आपको पक्के से पढ़ाऊंगा ही, ये 100% श्योर है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट मेरे को लगते हैं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ, उनमें मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। साथ में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सेम इसी नाम से है, pred_easy। आप अगर वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ये जो चैनल है वो दिख जाएगा। वीडियो की शुरुआत में आपको एक लोगो दिखा होगा, आप उस लोगो से भी उसको पहचान सकते हैं कि ये यही चैनल है। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं। यूट्यूब के आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल सेक्शन में आपको ईमेल भी मिल जाएगा कि किस ईमेल पे आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर इन सबसे रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हम सिलेबस की बात कर रहे थे, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश में सबसे पहला था टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। दूसरा है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थर्ड है हमारा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, ये रहेगा। उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। उसके बाद यूज ऑफ प्रपोजिशंस। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यही आपको हिंदी के सिलेबस में भी दिया था, तो ये सेम ही बात है। हिंदी में आपको सेंटेंस देके इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करवा सकता है और इंग्लिश में सेंटेंस देके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स स्ट्रांगली यूज्ड। ये जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएंगे। उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा सेंटेंस गलत है, ABCD करके आप बता सकते हैं कि उसमें से सेंटेंस की किस पार्ट में गलती है, या इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। या करेक्ट सेंटेंस भी दिया जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस लिख के ये पूछा जा सकता है नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं ABCD उनमें से करेक्ट कौन सा है। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। उसके बाद है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कंप्रेhension ऑफ ए गिवन पैसेज, इस पर भी हम डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स, नोटिस, टेंडर, ये जितने भी यहाँ पर इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है
ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स, नोटिसेस, टेंडर्स, ये जितना भी आपको लिखा हुआ है, ये मैं ACF का जो एग्ज़ाम हुआ था मैं आपको वापस से बता देता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। साथ में इसके क्वेश्चन भी मैंने किया है। आपको नहीं कहते हुए भी 50 क्वेश्चंस कम से कम हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। और इसकी PDFs भी होपफुली अगर मेरे पास पुरानी रखी हुई होंगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम को होने में बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले ये एग्ज़ाम हुई थी। अगर मेरे पास वो रही तो मैं वापस से चैनल पे, टेलीग्राम जो चैनल है pred_easy, उस पर उनको पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से आप ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स, नोटिसेस, टेंडर्स, मेमो वगैरह, ये जितनी भी सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वाला जो यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक लेकर वापस से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ये स्पीड बहुत तेज़ लग रही हो तो आप ऑप्शन में जाके, सेटिंग्स में जाकर इसको कम स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ते हुए या दूसरे लोगों को भी इस तरीके से देखा कि यूट्यूब पे जब भी ये सिलेबस वगैरह चेक करते हैं तो हर किसी को बहुत डिटेल में, बहुत स्लो सुनने की आदत नहीं रहती है। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, समझदार हैं, तो आप जानते हैं, और आपको सिर्फ ऊपर का ये देखने को लिए चाहिए कि आपको आइडिया लग जाए एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो मैं यूजुअली अपनी स्पीड इसी तरीके से तेज़ रखता हूँ कि आपको स्लो करने की ज़रूरत, आपको फास्ट करने की ज़रूरत ना करे। लेकिन कोई भी बच्चा अगर जैसे 10% 20% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप अपनी स्पीड स्लो करके इसको देख सकते हैं। एक अच्छी बात दूसरी ये कि आप जब स्क्रीन पर यहाँ देखते हैं, मैं अपने पढ़ाते टाइम भी ये करने वाला हूँ, और यहाँ पे जैसे कि आप सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक तो स्क्रीन है और वाइट में वर्ड लिखे हुए हैं। इसका पहला अच्छा फ़ायदा ये है कि आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। आप ज़्यादा देर भी वीडियोस देखते हैं तो भी आपकी आंख पे बहुत कम असर पड़ने वाला है। जितना नुकसान, जितना वाइट स्क्रीन से होता है, बहुत ज़्यादा फोकस वाली स्क्रीन होती है, उससे जितना ब्राइट स्क्रीन से पड़ता है उतना आप पे असर आंखों पे नहीं पड़ेगा। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट से लिखेंगे, जिससे कि आपके पढ़ने वालों को कभी भी उससे डिस्टर्ब ना हो और आंखों पे जोर ना पड़े ज़्यादा। तो हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस, दूसरा हमारा हो गया इंग्लिश का सिलेबस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। आप सब लोग राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ज़्यादातर लोग, तो आपको इस सिलेबस का बहुत अच्छे से पता होगा और आपने इसकी तैयारी भी अच्छे से कर रखी होगी ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिपीट करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। एक बार हम इसको रीड करते हुए चलते हैं। तो सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। पहला जो पॉइंट है इसमें, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण व राजनीतिक एकीकरण। उसके बाद स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक। नेक्स्ट है हमारा कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। उसके बाद आता है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, भाषा एवं बोलियां में आता है। उसके बाद है मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। उसके बाद है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। नेक्स्ट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। उसके बाद है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, और नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये हमारा हो गया राजस्थान का जो हिस्ट्री है, और ये राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल से आपसे पूछा जाएगा प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता। नेक्स्ट प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद है खान एवं खनिज संपदाएं। नेक्स्ट है जनसंख्या। उसके बाद है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। उसके बाद लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। इसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बजट अच्छे से पढ़ लेना है, और स्पेशलाइज्ड ये जो पेपर है ये वैसे ही जूनियर अकाउंटेंट है, तो इसमें बजट का जो है वो वर्चस्व रहने वाला है थोड़ा बहुत।
अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य। उसके बाद कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। नेक्स्ट है हमारा समृद्धि, विकास एवं आयोजना। उसके बाद है आधारभूत संरचना एवं संसाधन। नेक्स्ट है प्रमुख विकास परियोजनाएं। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान। ये आप YouTube के कई सारे चैनल्स पे आराम से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग कई YouTube चैनल पर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैगजीन से आप अच्छे से इन सबको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से मैगजीन्स के थ्रू या यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे दैनिक विज्ञान। एवरीडे साइंस में क्या आपका रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और मेरे को हिंदी में साइंस अच्छे से नहीं आती है, और इसीलिए मैं हिंदी में उसको ना तो खुद बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, और जब मैं किसी चीज़ को खुद नहीं समझ सकता तो आपको समझाने में भी मुझे थोड़ी समस्या रहेगी। इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, compressed natural gas, soap and detergent, pesticides, reflection of light and its laws. Example of refraction, types of lenses, defects of vision and their corrections. उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहते हैं तो मैं इसका हिंदी वर्जन आपको पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, या आप चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स जिनका इंग्लिश में हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनको आपको हिंदी में भी चाहिए, तो इस पर भी मैं एक दूसरी वीडियो बना के और इसका जो सिलेबस रहेगा उसको हिंदी में भी वापस से डिस्कस कर दूंगा। उसमें मैं आपको ये सिर्फ पढ़ के ही सुना पाऊंगा, मैं उसको डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि साइंस में मेरे को हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत पढ़ूं और गलत आपको कुछ बता दूं, तो मैं गलत जानकारी देना नहीं चाहता, इसलिए मैं हिंदी में वो आप सबको बताने में अक्षम हूँ। उसके लिए सॉरी। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, electric cell, electric generator, electric connection arrangement in the house is working of household electrical appliances, use of space science, remote sensing techniques and its uses, information technology. Next है environment. Environment पे हम देखेंगे components, atmosphere, lithosphere, hydrosphere, ecosystem structure, food chain, food web, nitrogen cycle, general information about biotechnology, biopatents, stem cell, cloning test tube baby, artificial insemination. नेक्स्ट है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, पैथोजन एंड ह्यूमन हेल्थ, इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, माल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, इम्यूनिटी में है वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ डिजीजेज, हेरिडिटरी डिजीजेज, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैन्योर्स, बायोमैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन, प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो ये आपका रहेगा साइंस का सिलेबस। उसके बारे में हम देखते हैं मैथ का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। नेचुरल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, operations on real number, laws of exponents for real numbers, rational numbers and their decimal expansions, ratio and proportion, percentage, profit and loss, simple and compound interest, time and distance, time and speed and work and time. Next हमारा रहेगा collection of data, presentation of data, graphical representation of data, measure of central tendency, mean, mode, median of ungrouped and grouped data. तो ये हमारा हो गया मैथ्स का। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का सिलेबस में क्या रहेगा वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, मेन्यू, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, सेटअप एंड एक्सेसरीज, फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग CD एंड DVD. नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशंस, मेन्यू बार्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल मैनिपुलेशंस, साइट डिजाइंस, एनिमेशंस, पेज लेआउट और प्रिंटिंग. नेक्स्ट है स्प्रेडशीट्स, Excel, menu bar, entering data, basic formulae and inbuilt functions, cell and text formatting, navigating charts, page setup, printing, spreadsheet for accounting. उसके बाद है working with internet and emails, web browsing and searching, downloading and uploading, managing and email account, e-banking. तो email वाला जो पोर्शन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने सेम उसी ACF वाला जो एग्जाम में मैंने डिस्कशन किया है
उसमें ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये ईमेल मैंने भी वहाँ पे भी डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए। अब टिप्पणी क्या दी हुई है इन्होंने, गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, तो मैथ्स और जो कंप्यूटर है वो 10th लेवल की रहेगी। ऊपर शायद मैंने ये 12th लेवल बोल दिया था, लेकिन साथ में ही सही कर दिया कि मैथ्स और जो आपका कंप्यूटर रहने वाला है ये 10th लेवल का रहेगा, बाकी के जितने भी पेपर होंगे वो 12th लेवल के रहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेपर, जिसमें कॉमन सारी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जीके है, मैथ्स है, और ये इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, मतलब सेकंड पेपर जो होगा वो क्या रहेगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग, मीनिंग, नेचर, फंक्शंस एंड यूजफुलनेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनको हम बोलते हैं GAAP। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल्स एंड लेजर लीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ये भी हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा दूं। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, नीड, सिग्निफिकेंस एंड मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स, कैपिटल फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, adjustments for change in profit sharing ratios, revaluation of assets and treatment of goodwill. Next, reconstitution of the firm, admission, retirement and death of a partner including treatment of life policy. Next है insurance claims। तो ये हमारा हो गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस मेथड्स का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। बिजनेस मेथड के सिलेबस में सबसे पहले बिजनेस इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये आजकल बहुत चल रहा है न्यूज़ में। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेसेस की रहती है एनवायरनमेंट के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, इन सब चीज़ के बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड कॉज ऑफ लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मीनिंग ऑफ एंड टाइप्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल एंड ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एडवर्टाइजिंग में है मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मेथड, कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड हायरिंग। उसके बाद है कम्युनिकेशन, प्रोसेस, बैरियर्स एंड सजेशंस टू ओवरकम बैरियर्स। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, कॉजेज एंड सजेशन फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा आता है ऑडिटिंग का सिलेबस। ऑडिटिंग में हमसे पूछा जाएगा ऑडिटिंग मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है, प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग। उसके बाद है वाउचिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स। अब आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट। इंडियन इकोनॉमिक्स में हमसे पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी वाला पोर्शन भी मैं आपको शायद पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश की तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, और इकोनॉमिक्स का भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको पढ़ा सकूँ और साथ में हम डिस्कशन कर सकें एग्जाम के लिए। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, बेसिक फीचर्स और 11 फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान के बारे में हम देखेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। उसके बाद इन्फ्लेशन, कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज। नेक्स्ट है रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आ जाता है फॉरेन ट्रेड, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन, मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक फीचर्स, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। ठीक है, ये उसके बाद है राजस्थान सर्वे रूल्स, वॉल्यूम फर्स्ट, चैप्टर 2nd, 3rd, 10th, 11th, 13, 14, 15 एंड 16।
राजस्थान सर्विस सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1981। उसके बाद है GF एंड AR पार्ट 1 चैप्टर 1 2 3 4 5 6 14 एंड 17। इसमें ये टिप्पणी आपने पहले भी पढ़ ली। क्रम संख्या 5 व 6 पर उल्लेखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा। मतलब आपका जो कॉमर्स से रिलेटेड आपका जो पेपर होने वाला है उसका जो सिलेबस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। बाकी जो जनरल आपका था वो 12th लेवल का होता है और वो जनरल भी आप सब उसकी तैयारी करते ही हैं। तो यहाँ हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जूनियर अकाउंटेंट TRA कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये इसमें 2013 का है, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं होने के चांस ज़्यादा हैं। तो मिनिमम ऑफ 35% इन पार्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 ईच एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट 1। तो जैसे समझ लिए आपका पेपर 1 हुआ और दूसरा है आपका पेपर 2। पेपर फर्स्ट में आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद पेपर 2 में भी आपको पेपर 1 में भी आपको 35 मार्क्स लाना जरूरी है। इसके साथ साथ दोनों में 35% मार्क्स लाने के साथ साथ आपको 40% मार्क्स एग्रीगेट लाना भी जरूरी है। ओके, हाउएवर रिलैक्सेशन एंड मिनिमम टू 5% will be applicable to SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट। देयर विल बी नो वाइवा वोट टेस्ट। तो वाइवा वोट टेस्ट नहीं होने वाला, रिटन पेपर से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 35% आपको लाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में अलग से। अब ऐसा नहीं कर सकते आप 70% आप पेपर 2 में ले आए और पेपर 1 में आप 30 हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप पेपर 1 में 70% ले आते हैं, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है और आप जनरल एग्जाम्स वाले जितने भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स वाला बैकग्राउंड वाले आपसे नहीं आते हैं, उसमें आप गलती से 30% ले आते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जबकि आपकी एवरेज जो अगर इससे निकाली जाएगी तो 50% आपके बनते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको दोनों में नंबर 35% से ऊपर होने ही चाहिए, उसके साथ दोनों में मिलाकर 40% से ऊपर नंबर होने चाहिए। सिर्फ 35 से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी मेहनत करके और आगे इसमें अच्छे से ये करना होगा। तो ये था हमारा, आज हमने सिलेबस के बारे में बात की। ये पूरा सिलेबस है, इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रेडेजी वी मेक इट इजियर पर पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आप यूट्यूब के अबाउट वाली सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ईमेल भी मिल जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से तो पूछ ही सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी जो भी व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, वो हमें आप ईमेल पे दे सकते हैं और साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।